API design. API full form application programming interface. हिंदी प्रोसेस सेम है। डेवलपर्स सारे आलसी, बड़ी चीजें बोलने में किसी को मजा नहीं आ रहा, हर चीज का बस शॉर्ट फॉर्म कर रखा है कि मुझे बोलना आसान हो। जब बड़ा करोगे तो एक अच्छी टर्म मिलेगी, जब उसका हिंदी करोगे तो जवाब मिल जाएगा। सिंपल सा API हिंदी एप्लीकेशन का हिंदी फॉर एग्जांपल ले लो। सर्वर क्या होता है? एप्लीकेशन मतलब ऑर्डर लेता है फिर। चलो एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल जो यहाँ से याद आता है, एक होटल। लेट्स अज्यूम स्टेलर वालों ने पार्टी दे दी, सारे होटल पे खाना खाने के लिए। ये टेबल सब मेरे गले का है, चेयर नहीं ड्रॉइंग से। ये टेबल ये है उस स्पेसिफिक रेस्टोरेंट का किचन। किचन कैसा होगा? अपन अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए, सिंपल सी बात है, वहां मुझे जाके कोई खाना नहीं बनाना है, और घर पर बना लेता है। ऐसा खाना घर पर बना लेता है, खाना नहीं बनाना, यही तो प्रॉब्लम थी। टेक्निकल साइड पे बात करें तो कंप्यूटिंग क्लाइंट पे नहीं करनी है, यही तो दिक्कत थी। खाना यही टेबल पे बैठ कर बनाने लग जाओ, सॉल्यूशन है पर फिजिबल नहीं है। एक रेस्टोरेंट में लेट्स अज्यूम 50 टेबल है, 50 टेबल पे क्या हुआ? खाना बन रहा है, पहले सब बना रहे, फिर बैठ के खा रहे। कोई सेंट्रल किचन नहीं है, प्रॉब्लम है ना। कोई एक ऐसा सेंट्रल ऑथोराइज्ड बंदा नहीं है जो खाना बना के देगा या खाने की क्वालिटी, उस खाने में कोई जहर नहीं मिला रहा है, कुछ भी इंसान के खाने से लेकर मरने तक कुछ भी गवाही करने वाला कोई बंदा नहीं है। अगर हर टेबल पे खाना बन रहा है, वो चीज कौन करता है? किचन। टेक्निकल टर्म्स में सर्वर। क्लाइंट करता है ऑर्डर, किचन लेता है खाना, लेके कौन आता है? क्या हो गया वो? API। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल जो API को जाने के टाइम पर दिया जाता है। अब बात ये है कि API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसका मतलब क्या हुआ? अभी तो हमने सिर्फ एक API का एग्जांपल देखा कि अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो में बात करें तो ये है कुछ क्या नीड है। नीड तो पता चल गई, डेटा लाना है और लेके जाना है, नीड तो वही है। पर इस चीज को अगर नाम दिया है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तीन बड़ी बड़े टर्म्स से मारिए तो रीजन होगा ना कुछ। जो फ्रंट इंटरफेस है उसको बैक एंड की कैलकुलेशंस है, मतलब जो कैलकुलेट कर रहा है उसको ये करें, ज्वाइन करें। क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेरा API है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंटरफेस है। आप सबके कंप्यूटर से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इससे तो सब फैमिलियर, API से नहीं है, वो हो जाएगा थोड़ा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सब फैमिलियर है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ चल रही है? टर्मिनल पे, किसी सेल में।
अगर एकदम रो फॉर्म में लिया जाए तो जीयूआई क्या करता है? एपीआई तो है जो सर क्लाइंट टर्मिनल पे चलने वाली सारी चीजों को तुम्हारी आंखों तक पहुंचा के जिसको तुम इंटरप्रेट कर सकते हो। तो क्या मैं यहाँ इस टर्म्स में बोल सकता हूँ कि मेरा जो एपीआई है वो मुझे इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि मेरा क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर पाए, दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पाए, तो डेटा का लेना देना तो होते रहेगा। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसमें अभी हमने सिर्फ इंटरफेस ही देखा, एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग ये जो तरीका कंप्यूटर को कैसा बताता है, कैसा बताता है कंप्यूटर को क्या तरीका? प्रोग्राम करते हैं, वही तो करना है सारे का प्रोग्रामिंग। भाई सिंपल सी बात है। अभी प्रोग्राम किस चीज को करना है? एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन के लिए जरूरी है कि उसके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो। क्या अगर मेरा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ टर्मिनल पे चल रहा है, लेकिन मैं उस पर एप्लीकेशन नहीं बोल सकता हूँ। व्हाट इज एप्लीकेशन? कंप्यूटर पे चलने वाला कोई भी प्री कंपाइल कोड तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है। कहाँ चल रहा है उससे कुछ फर्क पड़ता है? दिखता है नहीं दिखता है उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। एप्लीकेशन को कैसे प्रोग्राम करना है और उसे क्लाइंट तक कैसे एनेबल करना है, ये पूरी चीज क्या होती है? एपीआई। ये भी तो एप्लीकेशन है। यहाँ पे जो प्रोसेस हो इसको भी कोड किया जाए, अगर यहाँ पर फ्रंट एंड कोड किया जाए, यहाँ पे कोड किया जाए। प्रोग्रामिंग करी जाइए एक एप्लीकेशन की जिसके लिए हमें इंटरफेस प्रोवाइड करना है कि डेटा ट्रांसमिट हो सके उसमें या उसके थ्रू। सो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अगर इंग्लिश में बात करते हैं लिखने के लिए चतुर बनना है तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज अ ब्रिज दैट enables सॉफ्टवेयर सिस्टम्स टू इंटरैक्ट विद ईच अदर। कहीं ऐसा नहीं बोला गया है कि which enables सॉफ्टवेयर सिस्टम्स क्लाइंट टू इंटरैक्ट विद सर्वर। API कैन बी सर्वर टू सर्वर, क्लाइंट टू क्लाइंट, कुछ भी। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को बातचीत करवाने में जो चीज मदद करती है उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API। अभी तक हम सबको क्या पढ़ाया गया? API क्या करती है? भाई डेटा निकाल के देती है, सर्वर से निकाल कर। भाई एक सर्वर से दूसरे सर्वर डेटा भेजना है, वो भी एक API होती है। एक ही सर्वर को दो सर्वर में स्प्लिट कर रखा है, वहाँ डेटा इंटरचेंज करना है। स्पॉटिफाई को ही अपनी म्यूजिक की प्लेलिस्ट बहुत बड़ी हो रही है, उसको दो में स्प्लिट करनी है, वहाँ डेटा इंटरचेंज करना है, वो भी एक API होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को बात करने में जो मदद करता है वो होता है API। ठीक है। कोर कंपोनेंट्स क्या होता है एक API में? लेट्स अज्यूम ये अपना एक API है, बहुत गंदा बन रहा है मुझसे। इसके कोर कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकता है? हाँ भाई रैंडम केस कुछ तो होंगे, 1 2 3 5 कुछ तो कंपोनेंट्स होंगे। सर्वर एड्रेस, API कॉल करता है, कोई तो फ्रंट एंड करता है, चलो होता है वो भी, पर वो इस तरह सर्वर पर जो मैंने API डिप्लॉय कर रखी है उसका कंपोनेंट क्या हो सकता है? लेट्स अज्यूम यहाँ एक खड्डा है, इनपुट डेटा टाइप, ये किचन का दरवाजा है, ये किचन का दरवाजा है, यहाँ से डेटा निकल रहा है हर बार, ये निकालने के लिए API यहाँ रेडी बैठा है। ठीक है। तो ये जो चीज है ये API का कंपोनेंट हुआ ना, कि उसे ये पता है कि उसको किस दरवाजे से डेटा लेके आना है। किसी भी रूम का एक दरवाजा है, क्या होता है उस रूम का? अगर उस तरफ से देखे तो एंट्री पॉइंट, इस तरफ से देखे तो एंड पॉइंट।
अभी अगर हम बैकेंड बनाने की बात कर रहे हैं तो हम इस तरफ से देख रहे हैं दरवाजे को। जो क्लाइंट बैठा है सामने वो इस तरफ से देख रहा है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट का एंट्री पॉइंट हो गया दरवाजा, हमारे लिए एंड पॉइंट। रूम खत्म ना, दरवाजे से बाहर निकला, रूम खत्म। तो मैं मेरे एपीआई में एंड पॉइंट्स डालता हूँ। एंड पॉइंट कहाँ है? मेरे घर पे नहीं हो सकता ना मेरे घर का। एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है कि उसको स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा जो है वो भेजना है, तो मेरे एपीआई का एंड पॉइंट कहाँ टारगेट करना चाहिए? उस डेटा पे। मेरे वेटर को अगर पिज्जा लाना था, मैंने एंड पॉइंट दे रखा है चिकन का, डजंट मेक सेंस। मेरा जो ये रख लो जाओ भाई, हाँ, जो मेरा एपीआई है वो कहाँ पॉइंट करना चाहिए? करेक्ट डेटा पे, रिसोर्सेज पे। पता चला खाना लाना था, बर्तन लेके आ रहा है, लिक्विड डिटर्जेंट लेके आ रहा है, लो भाई बर्तन धो। एपीआई का पहला कंपोनेंट एंड पॉइंट एंड रिसोर्सेज, फर्स्ट कंपोनेंट। और दो तीन आगे बता रहा हूं। एंड पॉइंट एंड रिसोर्स पता चला, आगे HTTP मेथड्स एंड वर्ब्स, ये सही बोल दिया क्योंकि ये ऑफकोर्स प्रेडिक्टेबल नहीं था किसी भी तरीके से। HTTP मेथड्स एंड वर्ब्स, वेटर क्या करता है? मेरी टेबल से किचन तक चल के जाता है। इंग्लिश के टर्म्स में चलना, वॉक, क्या हो गया? वर्ब, वर्ब ना, वर्ब, वर्ब, VERB, वर्ब, ठीक है। HTTP मेथड्स एंड वर्ब्स। HTTP मेथड्स क्या है? कोई ऐसा स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिससे तुम चीज परफॉर्म करी जा सकती है। वेटर के लिए ऐसे ट्रे पकड़ के खाना लाना, मेथड है ना उसकी स्पेसिफिक। ऐसा लाता है तो ये वाली भी मेथड है, खाली प्लेट लेके जाता है वो भी मेथड है, वहां पे प्लेट रखता है वो भी उसका वर्ब है, मेथड है। तो एपीआई का दूसरा कंपोनेंट HTTP मेथड्स एंड वर्ब्स। कौन कौन से मेथड्स होती है ये बड़े। तीसरा डेटा फॉर्मेट्स, किस फॉर्म में लाएगा डेटा? वेटर क्या क्या ला सकता है? पिज्जा बनाने को बोला था, पता चला ब्रेड ले आया, नीचे वाला उसका यार ऐसे टर्म भूल गया तो ब्रेड बोल दिया। ब्रेड ले आया, टमाटर ले आया, अलग अलग सारी चीजें लेके आ रहा है, रो डेटा लेके आ रहा है। सॉल्यूशन तो देखो बस विजिबल नहीं है, वहां से सारी चीज लेके आया, यहाँ आकर मिक्स करके फ्रूट सैलेड मंगवाया था, कटे हुए फल अलग अलग लेके आए, यहाँ आके दूध में मिला था, सॉल्यूशन था। रो डेटा लेके आया है। और डेटा फॉर्मेट क्या हो सकती है? आप बना के लेके आया, प्रोसेस्ड डेटा, कंप्लीट डेटा लेके आया जिसको मैं समझ पाऊँ डायरेक्ट। अगर मैं ब्रेड और ककड़ी और टमाटर लेकर आता हूँ, पॉसिबली उससे सैंडविच बना सकता हूँ, पॉसिबली उसको तीन चीजों को अलग अलग खा सकता हूँ। मेक सेंस ना? ब्रेड खा लो, टमाटर खा लो, ककड़ी खा लो, दूसरा सैंडविच बना के खाओ। फ्रंट एंड को कैसे पता चलेगा ये जो डेटा है उसका क्या करना है? उसके पास कंप्यूट नहीं है, क्लाइंट इज ऑलवेज डम, उसे नहीं पता क्या करना, वो बस दिखा देता है जो आगे। तो अगर वेटर पकड़ा हुआ खाना लेकर आ रहा है तो मुझे पता है कि इसको किस तरह से खाना है। सैंडविच लाया है तो पता है केचप में डाल के खाना है। सैंडविच लाया नहीं अभी, ब्रेड को चाय में डुबाया जा रहा हूँ, टमाटर को केचप में डुबाया जा रहा हूँ।
डेटा फॉर्मेट्स, कौन सी तरह से डेटा ला सकता है, सही गलत बात में सोचेंगे, ला सकता है कौन से फॉर्मेट। तीसरा चौथा वर्जनिंग, VERSIONING, वर्जनिंग। पता चला आज तक का जो एपीआई था मेरे रेस्टोरेंट का था, मेरा रेस्टोरेंट आज तक सिर्फ पिज्जा डिलीवर करता था। जस्ट नेक्स्ट दिन से बंदे ने बर्गर भी बेचना चालू कर दिया। तो मेरे जो नए यूजर्स हैं उन्हें ये चीज इमीडिएटली पता चलेगी कि मैंने पिज्जा बर्गर दोनों चालू किया है। और जो मेरा पुराना यूजर है, और जब तक मेरे होटल में वापस नहीं आता तब तक इसी माइंडसेट में रहेगा कि उस होटल पे पिज्जा ही मिलता है। और पता चला तीसरे दिन मैंने पिज्जा बेचना ही बंद कर दिया, पिज्जा बेचना ही बंद कर दिया, डेप्रिकेट कर दिया पिज्जा को। आज भी मेरे जो प्रीवियस यूजर्स है उन्हें यही पता है कि मेरे रेस्टोरेंट में पिज्जा मिल रहा है, बर्गर से तो फेमिलियर नहीं है, पिज्जा बंद हो गया ये भी नहीं पता। मेरे रेस्टोरेंट के 3 वर्जन हो गए, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। एक पे सिर्फ पिज्जा मिलता था, एक पे दोनों मिलता था, एक पे बर्गर ही मिलता था। तो मेरे एपीआई जो है वो उस वर्जन के हिसाब से तो काम करने चाहिए, प्लस उनके पास बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए। एक नई बड़ी सी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी क्या होती है भाई, तो पीछे वाला बंदा है उसका सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो तुम्हारा लॉयल कस्टमर है, पहले तो उस पर वो तुम्हारे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है। पता चला नए यूजर्स लाते जा रहा हूँ, पुराने वाले छोड़ते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एपीआई बार बार फटे जा रहा है। तो मेरे एपीआई के साथ इस वर्जन के साथ जो प्रीवियस वर्जन है उनकी कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए, जिससे अगर कोई बंदा मेरे वर्जन 1 वाले एपीआई पर कॉल मारता है तो उसके यूआरएल में वर्जन 1 मेंशन हो, तो तब मेरा जो रेस्टोरेंट है वो वर्जन 1 के हिसाब से ट्रीट करे उसे। और सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बोले तो सेम यूआरएल को जो वर्जन 1 में जिस तरह से डेटा मिलता था वैसे मिलेगी, तो उसका सॉफ्टवेयर आज भी वर्जन 1 के हिसाब से चल रहा है। हम वर्जन 3 पे पहुंच चुके हैं, और अब जो नए लोग आएंगे उन्हें बोलेंगे कि तुम लोग वर्जन 3 से चालू करो, पर जो पुराने चल रहे हैं उन्हें हटा नहीं सकते। उन्हें हटाएंगे तो उनसे पैसा आ रहा है, पैसा तो जाने नहीं देना। तो एपीआई का चौथा कंपोनेंट वर्जनिंग। मेथड्स जो थी उस पर बोला जाए कि आगे और डिस्कस करेंगे। क्या हो सकती है मेथड? एक क्लाइंट और एक सर्वर के बीच में एपीआई है, रैंडम बेस मान लो भाई, गेट पोस्ट 2 आ गई, डिलीट 3 आ गई, पोस्ट किया एक और पुट या पैच, वो करंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बाहर जाती है। अपन 3 पर फोकस करते हैं, गेट, पोस्ट, डिलीट। पुट पेज का ओवरव्यू लास्ट में लेंगे। गेट क्या करती है? इंग्लिश लाती है भाई डेटा। पोस्ट क्या करती है? भेजती है। डिलीट क्या करती है? डिलीट करती है। अब ये तीनों चीज, ये तीनों ऑपरेशन कहाँ और कैसे परफॉर्म करती है, ये चीज मेरे एपीआई के रिक्वेस्ट के साथ जाना चाहिए। तो क्या हो गया? पहली हो गई मेथड कि मुझे गेट करना है, पोस्ट करना है, डिलीट करना है। दूसरा हो गया मेरा एंड पॉइंट। मेरा एंड पॉइंट कहाँ टारगेट कर रहा था? मेरा डेटा। मैं ये सारे ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म कर सकता हूँ? डेटा। तो जाना चाहिए मेरा एंड पॉइंट। 2 चीज हो गई, मेथड, एंड पॉइंट। तीसरी चीज वर्जनिंग।
कोई बंदा कुछ मांग रहा है, कोई बंदा कुछ मांग रहा है, कहाँ से मांग रहा है, दिक्कत है। तो यूआरएल एंड पॉइंट अपन 3 एंड पॉइंट बना सकते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 के नाम से 3 एंड पॉइंट बना दो। जो बंदा पुराना सॉफ्टवेयर है उस पे यूआरएल में वर्जन 1 होगा, जो नया एपीआई यूज कर रहा है उसके में वर्जन 3 होगा। V3 लिखा होगा ना उस पर यूआरएल में। सिंपल में अगर एक यूआरएल लिख दूं इस तरह से my API /v1 यहाँ पे .jpg ये v1 हो गया। इसी तरह से v2 v3 कर दो, सारे एपीआई वैलिडेट हो गया। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, इजीएस्ट सॉल्यूशन ऑफ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। ये पता चला कि मुझे इसी एपीआई को पूरा डेप्रिकेट ही कर देना है, तो अब उस यूआरएल पे जब रिक्वेस्ट आएगी तब वो यूआरएल बताएगा कि दिस एपीआई हैज बीन डेप्रिकेटेड, ट्राई न्यूअर वर्जन। वो एक्सेप्शन हैंडलिंग तो बाद में करते रहेंगे, पहले देख लें कि एपीआई जाती कैसे, एक कॉल लगती कैसे। और डेटा फॉर्मेट्स, चारों कंपोनेंट आ गए। और ये डेटा फॉर्मेट क्या मेरा एपीआई यूआरएल से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकता है? मैंने बोला एपीआई के 4 कंपोनेंट, वर्जनिंग, एंड पॉइंट, मेथड और चौथा डेटा फॉर्मेट। तो क्या डेटा फॉर्मेट मेरा जो एपीआई है वो इस यूआरएल से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकता है? अगर कर पा रहा होता तो 3 ही कंपोनेंट बताता ना। चौथा है मतलब एक्सप्लिसिटली बताना पड़ रहा है कि क्या है वो। और वो क्या है जो कृष्ण बोला था, डेटा फॉर्मेट्स क्या क्या हो सकते हैं, जेसन, प्लेन टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, एमपी3, कुछ भी। ये हो गया एक एपीआई काम कैसे करता है। अभी होता है जैसे यहाँ से मैंने पहली रिक्वेस्ट मारी मेरे एपीआई जो होगी गेट रिक्वेस्ट कि मुझे चाहिए डेटा, इस टर्म में मुझे चाहिए खाना। मैंने लिखा सर्वर डॉट गेट, या कोई लाइब्रेरी यूज कर रहा हो तो कुछ भी कोडिंग में नहीं जा रहा, सुडो कोड बता रहा हूँ। सर्वर डॉट डिमांड, लेट्स अज्यूम देयर इज अ फंक्शन जो डिमांड कॉल मारने पे एक एपीआई कॉल क्रिएट करता है। डिमांड पहली आर्गुमेंट, एपीआई का यूआरएल एंड पॉइंट, दूसरी आर्गुमेंट एपीआई का मेथड गेट, डेटा लेना है इस पर, तीसरी आर्गुमेंट वर्जन, अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन है, नहीं है तो यूआरएल से डायरेक्ट निकाल लेगा क्योंकि यूआरएल तो उसी एंड पॉइंट पे जा रहा है। चौथा डेटा फॉर्मेट। और अभी मैं सिर्फ ओपन एपीआई की बात कर रहा हूँ। ओपन एपीआई मतलब जिस पे कोई ऑथराइजेशन नहीं लगती है। और अगर मेरा सर्वर एक प्राइवेट सर्वर है जिस पे मैं कुछ ही लोगों को पैसा दे के उन्हें एपीआई की देता हूँ, मैं उनसे पैसा लेता हूँ मेरा डेटा यूज करने के लिए, तो मैं उन्हें एक एपीआई फी देता हूँ। और ये सब हमने हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट से देख रखा है कि हम एक एपीआई की जनरेट करते हैं, उसे कॉल मारते हैं, सब करते हैं। बाकी उसने मुझे की दी, मैंने जब उस की को मैंने उस कोड में इंक्लूड किया, दैट इज माय ऑथराइजेशन टोकन, जिससे उसने मुझे उस एपीआई से मिलने वाले एंड पॉइंट पर उस दरवाजे की चाबी दी। ठीक है, अगर फ्री है तो हटा हुआ एपीआई मारो, डायरेक्ट रिक्वेस्ट मारो सर्वर को, सर्वर भेज देगा। और फ्री तो हम कुछ करते नहीं until and unless we are part of open source। तो एपीआई की रीजन ऑथराइजेशन, इसने पैसा दिया है उसको डेटा देना है। अभी कुछ कंपनीज फ्री एपीआई की बात की है, क्यों? बाय बिजनेस प्रोवाइडेड है, एक बार उनका एपीआई यूज करना चालू करोगे फिर सॉफ्टवेयर में बार बार बदलते थोड़े बैठोगे, फिर तो अगर पैसा मांगना भी चालू करें तो देना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है।
आज 1500 की लिमिट पे जेमिनी फ्री दे रहा है, कल तुम्हारे 50,000 यूजर हो गए, अब तुम्हारी लिमिट एक्सेप्ट करेगा, जब पूरा सॉफ्टवेयर का कोड वापस लिखोगे, नहीं भाई पैसा बढ़ा दो। ये तो बिजनेस ब्रोकर है, इसमें तो एपीआई के साथ कोई दिक्कत ही नहीं। फ्री वाला मैकेनिज्म था ये, पहले फ्री दो फिर पैसा मांगो। तो ये चीज एपीआई फी क्या करती है, ऑथोराइज कर देती है कि भाई डेटा देना है नहीं देना है। रीजन क्या था एपीआई के एडॉप्शन का? दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन होती है, दो सिस्टम, इंटरऑपरेबिलिटी, दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझ के बात कर सकते हैं, कंपेटिबल हो जाते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। इंटरऑपरेबिलिटी फर्स्ट रीजन एपीआई को अडॉप्ट करने का। दूसरा रीजन, क्या मैं एक ही एपीआई का मल्टीपल एंडपॉइंट क्रिएट कर सकता हूँ? यूआरएल को छोटे मोटे ट्वीक करके मल्टीपल एंडपॉइंट अगर क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब मैं मेरे यूजर बेस को मल्टीपल सर्वर्स पर रिडायरेक्ट कर सकता हूँ, सर्वर से लोड कम हो जाए, स्केलेबिलिटी। दूसरा रीजन, किसी भी एपीआई की मदद से किसी भी सिस्टम को आसानी से स्केल किया जा सकता है। तीसरा रीजन, मॉड्यूलरिटी। एक एपीआई सिर्फ खाना ला रहा है, कोई दूसरा वेंडर है जो सिर्फ खाली प्लेट उठा के लेके जा रहा है। अगर मेरा खाली प्लेट उठाने वाला वेंडर है बीमार हो गया, मर गया, कहीं चला गया, भाग गया, किसी के साथ कुछ भी हो गया, क्या मेरा खाना लाने वाला जो एपीआई था वो बंद होगा? मॉड्यूलराइज होगी ना चीजें मॉड्यूलराइज हो गई। एक चीज फेल करती है तो दूसरी चीजों को फर्क नहीं पड़ेगा, पर कनेक्टिवली काम कर सकती है दोनों। तो ये तीसरा रीजन। प्रोस एंड कॉन्स भाई, स्टैंडर्डाइजेशन, कंसिस्टेंसी, रीयूजेबिलिटी। ऐसा तो नहीं है कि एक वेटर को एक ही बार खाना लाने बोलोगे फिर बोला अब तो घर जा आप नया वेटर लेके आएंगे। तो रीयूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, अलग अलग प्रोसेसेस को अलग अलग कर दिया, डीकपल कर दिया। दूसरे रेस्टोरेंट में डाल सकते हो, उनका रेस्टोरेंट जोमेटो पे डाल दो, वहां से भी सर्व कर सकते हो, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। तो ये कुछ प्रोज है और कॉन्स क्या है। डिजाइन करने में दिक्कत होती है, पेज का कोड लिखना पड़ता है, आज से गाँव में। दूसरा रीजन, सिक्योरिटी रिस्क। कहीं एपीआई फट गया, कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो गया तो सारा डेटा फटने लगा। वर्जनिंग चैलेंज, ये सारी वर्जन थोड़े से कंट्रोल करो, कोई यूजर कुछ के साथ अलग दिक्कत। परफॉर्मेंस ओवरहेड, अगर बहुत सारे एपीआई इंट्रोड्यूस कर दिए तो अब सर्वर पे हर अलग अलग एपीआई से लोड पड़ रहा है, कोई कुछ डेटा डिमांड करे जा रहा है, कोई कुछ डेटा डिमांड करे जा रहा है। मान लो यहाँ पर मैं 2 चीज़ें रखने की बजाय मेरे मेन्यू में 50 चीज़ें डाल देता हूँ और सारी एक बार में अवेलेबल कर देता हूँ, और शेफ बस एक है मेरे पास। अब मेरे पास 50 एपीआई काम कर रहे हैं, मैं कुछ ना कुछ खाना ला के दूंगा, शेफ पर कितना लोड पड़ेगा। इसकी परफॉर्मेंस कम हुई, ये तो मैं चाहता नहीं हूँ। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए दूसरे 2 शेफ और लेके आऊँगा, ओवर एक्सपेंसिव हुए ना, कंपनी को पैसा डालना पड़ा, दिक्कत है। पर इसको यूज तो करना पड़ेगा डेटा लेने के साथ। ये कुछ चीजें थी कि एक एपीआई का डायसेक्शन क्या होता है। तो अभी अगर इसके डिजाइन के टर्म्स में बात करें तो हम जब भी किसी कोड में एपीआई इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर मैं कोड से एपीआई की रिक्वेस्ट मार रहा हूँ तो मुझे ये देखना है कि मैं एपीआई के जो 5-6 कंपोनेंट्स थे उसे मेरे रिक्वेस्ट में इंक्लूड करूँ। और अगर मैं एपीआई लिख रहा हूँ किसी और के लिए तो मैं वहाँ पर उन चीज़ों के लिए फोल्डर्स छोड़ूँ जो यूजर से आएगा और यहाँ पर चेक किया जाएगा।
ये था एपीआई डिजाइन। अब इसकी कोड में इम्प्लीमेंटेशन खुद एक्सप्लोर करेंगे, और उसमें हेल्प करे तो वॉइस वाले मिलते ही है बाय रीडिंग रूम में। अभी तक अपन ने जितनी भी बातें करी सारी चीज एक सर्वर कर रहा था। कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन? दिक्कत क्या है पहले तो कि सारी चीज एक ही सर्वर कर रहा है। चलो दिक्कत हटाओ, प्रोस क्या है? पैसा बच रहा है दूसरा। चलो एफिशिएंट एक जगह से मिल जाएगा। और डिप्लॉयमेंट भी आसान है ना, एक ही किचन बनाना पड़ेगा। अगर मुझे मेरे बैकएंड को एक ही जगह से डिप्लॉय करना है, आसान है। एक बार कोड डिप्लॉय करो, डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस खत्म करो, बात खत्म। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा वो एक सिस्टम हट जाए, मेरा जो एक से बाहर आता वो मर जाए, अब खाना दे ही नहीं पाए क्योंकि क्या उसे बर्तन धोने वाले बचे। सिस्टम टाइटली कपल्ड था, देखो सिस्टम जो है टाइटली कपल्ड था, हर चीज एक दूसरे पर डिपेंड कर रही थी। पता चला वो शेफ अगर खुद ही बर्तन धो रहा था तो ज्यादा दिक्कत हो जाए, ना बर्तन धो पा रहे ना खाना भेज पा रहे। सिस्टम टाइटली कपल्ड था, पहले दिक्कत। दूसरी दिक्कत, किचन में आग लग गई। जहाँ सर्वर होस्ट कर रहा था उसका डेटा सेंटर में आग लग गई, किसी ने बम मार दिया आतंकवादी ने। अब मेरा तो सॉफ्टवेयर डाउन हुआ, इसमें मेरी कोई गलती है कि मेरा सॉफ्टवेयर डाउन हुआ। गलती को अगर बॉम्बर किया जिसने बॉम्ब मारा, सर्वर वाले के जिसने सर्वर पे अच्छी सिक्योरिटी नहीं बिठा रखी, अपनी बिल्डिंग पे सिक्योरिटी नहीं बिठा रखी, मेरा तो सॉफ्टवेयर डाउन हुआ। तो जब मैं पूरे बैकएंड को एक साथ लिखता हूँ उसे बोला जाता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। सारी चीजें एक जगह से ही ऑपरेट कर रही है, उसको बोलेंगे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताना, फटाफट टाइम खत्म हो रहा है, 45 सुनना है। जल्दी, दिक्कत क्या है, सब एक जगह डिप्लॉय कर रखा है ना। अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो पूरा ऐप फट जाएगा। सब फट रहा है, कोई सॉल्यूशन है जिससे सभी चीजों को अलग अलग कर दो। अरे सर वो कुछ बेसिक मतलब पार्टीशन सही बोल रहे हैं सर्विस वाला। हम बेसिकली कि हर सर्वर को सारी सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी, स्पेसिफिक सर्विस ही प्रोवाइड करनी है। एक चीज को एक ही सर्विस प्रोवाइड करो, एक चीज की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वो फट गया तो उसके फॉलबैक ऑप्शन हो और उसकी वजह से दूसरी चीजें फटे नहीं। इस वाले स्ट्रक्चर में दिक्कत है, इस वाले में नहीं, मल्टीपल सर्विस वाले में। कॉस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी सही है। तीसरी, इसका एक प्रो क्या था, गलत है तो हाँ, इसका एक प्रो क्या था, डिप्लॉयमेंट की। अब सब बढ़ रखा है तो मुश्किल क्या हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तीन चीजें, कॉम्प्लेक्सिटी, प्राइसिंग, डिप्लॉयमेंट, मुश्किल होगी। पर एक चीज होगी कि अब मेरा सॉफ्टवेयर टूटेगा नहीं। अगर एक चीज टूट चुकी है तो बाकी सब चल रहा है, तो क्या मैं इस चीज को बियर कर सकता हूँ? क्या मैं इस चीज को बियर कर सकता हूँ? बड़ा यूजर बेस है तो कर सकते हैं। अंधा में सवाल पता चला 15 मिनट के लिए Spotify डाउन, बस Spotify डाउन हो गया, शायद 10 टका गिर गया। क्यों? सर्वर फटा था।
तो ये हो गया दूसरे टाइप का आर्किटेक्चर। क्या बोलेंगे? आपने नाम लिया था शाश्वत भाई, माइक्रो सर्विसेज। क्या नाम पड़ता कि हर चीज को छोटे छोटे मॉड्यूलर पीसेस में लिखो, अलग अलग डिप्लॉय करो। तो अब ये जो अलग अलग सर्विसेज है, ये अपने साथ बातें कैसे करेंगे? यूजर लॉगिन एक जगह हो रहा है, यूजर का खाना कहीं और पड़ा है, उस खाने का रॉ मटेरियल कहीं और पड़ा है, लेट्स अज्यूम। तो ये सभी सर्विसेज इंटरनली कैसे बात करेंगे? एपीआई। इस चीज के लिए बोला गया था कि एपीआई इज नॉट ऑलवेज क्लाइंट टू सर्वर, इट कैन बी सर्वर टू सर्वर आल्सो। ये थे दो आर्किटेक्चरल पैटर्न्स जो यूज किए जाते हैं अभी के टाइम में जनरली। कुछ और है आउटडेटेड, कुछ एसओए नाम का है जिसके ऊपर ये बना है, थोड़े से कह सकते हैं। वो बहुत पुराना, उसे अब कोई यूज नहीं करता। इन्हें करते हैं मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज। इसकी डेवलपमेंट फास्ट होगी, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग सब फास्ट होगी, इसकी सब स्लो होगी। अगर आप स्टार्टअप बना रहे हो, ये करना है। अगर तुम ऑलरेडी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो जिसका ये वाला लिखा हुआ है, अब तुम्हारा यूजर बेस ग्रो कर रहा है, बैकएंड को ऑप्टिमाइज करना है, इस पे पिवट करना है। दो कॉमन आर्किटेक्चरल डिजाइंस, मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज। और एक दिक्कत है, इसमें टीम कम लगेगी डेवलप करने के लिए। एक ही जगह पे डेवलपमेंट करनी है, 3 बंदे बिठा दो, सारा कर देंगे। पता चला 50 सर्विसेज डिजाइन करनी है, हर सर्विस के लिए 2-2 बंदे रख सकते हो, 25 बंदे लग जाएंगे। बड़ी टीम कहाँ होती है? पेन जैसी कंपनीज में, एमएनसीज में। उन्हें दिक्कत है माइक्रो सर्विसेज के साथ नहीं है। स्टार्टअप के पास पैसा ही नहीं होता कि डेवलपर हायर करता। तो क्या करते हैं? मोनोलिथिक, जब पैसा बनाना चालू करेंगे माइक्रो सर्विसेज को यूज। तीसरी चीज, हाँ, नया टॉपिक। ये थे दो आर्किटेक्चरल पैटर्न्स किसी भी बैकएंड के, मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज। अब है सेशन मैनेजमेंट एंड स्टेटलेस। क्या समझ आता है इस चीज? सेशन मैनेजमेंट एंड स्टेटलेस। रैंडम बेस मारना है। रिक्वेस्ट स्टोर नहीं करता। रिक्वेस्ट क्या स्टोर नहीं करता है? डेटा। पर अगर वही डेटा प्रीवियस रिक्वेस्ट का है तो उसे क्या बोलोगे? कंटेक्स्ट। पिछली चीजों का कंटेक्स्ट। अगर मैं मेरे सर्वर पे पिछली चीजों का कंटेक्स्ट स्टोर किए जा रहा हूं, इसका मतलब मुझे एडिशनल स्टोरेज लगेगी। जहां डेटा वहां लगेगी स्टोरेज। तो पहली चीज होगी सेशन मैनेजमेंट। क्या करता है? पिछली रिक्वेस्ट का कंटेक्स्ट स्टोर करके रखता है कि यूजर ने पिछली कौन सी रिक्वेस्ट मारी थी, उस हिसाब से मैं उसको अच्छा डेटा डिलीवर कर सकता हूँ, अच्छा डेटा रिकमेंड कर सकता हूँ। यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो रहा है। दिक्कत क्या है? स्टोरेज लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। सेशन मैनेजमेंट एक उस टाइप का पैटर्न है जहां पर आप प्रीवियस रिक्वेस्ट का कंटेक्स्ट स्टोर करके रखते हो टू इम्प्रोवाइज द यूजर एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइड विद द बेटर डेटा। और ये कैसा होता है? सेशन मैनेजमेंट कर रहे हो मतलब कंटिन्यूअस चैनल रहेगी, कंटिन्यूअस फ्लो है जो तुम्हारे रिक्वेस्ट के कंटेक्स्ट को मैनेज कर रहा है। तो अब बात होगी स्टेटलेस। कर सकते हो क्या हो सकता है
स्टेटलेस वर्सेस ये एक कंटेंट स्टोर करता है, स्टेटलेस क्या हो सकता है? कंटेंट स्टोर नहीं करता है, क्या बच गया? स्टोरेज बच गई, अभी करना पड़ रहा स्टोर, क्या खत्म हो गया? इंडिविजुअली स्टेटलेस एपीआई को यूज किया जाए, स्टेटलेस वेक्टर वाले सिस्टम को यूज किया जाए, क्या खत्म हो गया? कस्टमाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि उसकी प्रीवियस रिक्वेस्ट का कंटेक्स्ट नहीं है तुम्हारे पास। तो थोड़ा इन दोनों चीजों को मिक्स करके यूज किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट थोड़ी देर के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म कंटेक्स्ट कभी भी कंटेक्स्ट स्टोर किया तो स्टोरेज तो लगेगा, और शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड करोगे कि मैं इंस्टाग्राम कितनी देर चलाऊंगा? हमें तो कुछ मैथमेटिकल चाहिए। चलो गाइस, रैंडम करो ना, रैंडम सॉल्यूशन सोच के बस क्या दोनों चीजों को साथ में यूज किया जा सकता है, स्टेटलेस एंड स्टेटलेसेशन में? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। जो डेटा मेरे यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रोवाइज नहीं करता, अगर मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे गूगल ऑथेंटिकेशन से लॉगिन करना है, वो मेरा यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है? नहीं करता है। मेरा यूजर एक्सपीरियंस क्या इंप्रूव करता है? कि मैंने किस पोस्ट को लाइक किया है, मैंने किस पोस्ट के साथ ज्यादा इंटरेक्ट किया है, उसको एक सेशन की तरह स्टोर करके रखो। और जो चीजें ऐसी थी जो मेरे यूजर एक्सपीरियंस को अफेक्ट नहीं करती है, उन्हें स्टेटलेस मैनर में चला जा रहा हूँ। यूजर एक्सपीरियंस भी बच गया और स्टोरेज की भी दिक्कत खत्म। तो स्टेटलेस वाली जो रिक्वेस्ट होगी, स्टेटलेस वाले का रिक्वेस्ट होगी, उसमें एक एडिशनल चीज क्या होगी? उसको बताना है ना कि कहाँ से फेच करना है डेटा, तो कोई एक टोकन होना चाहिए जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ। तो टोकन कौन सा यूज करते हो वो डिपेंड करता है कि आपने अपना एपीआई कौन सा लिख रखा है, जिसके बारे में थोड़ी देर बात करें। तो जो स्टेटलेस रिक्वेस्ट होती है वो अपने में सेल्फ कंटेंट होती है, उन्हें जीवन में पार्टनर की जरूरत नहीं है, वो सॉलिट्यूड में सेल्फ कंटेंट है, खुश है। कैसे? उनके पास वो टोकन है, वो टोकन सर्वर पे लेके जाती है, सर्वर ऑथराइज करता है, डेटा लेके आ जाती है। और सेशन मैनेजमेंट वाली जो चीज है जिसे हम स्टेटफुल भी बोलते हैं, वो क्या करता है? उस रिक्वेस्ट का या उससे प्रीवियस रिक्वेस्ट का कंटेक्स्ट सर्वर स्टोर करके रखता है, जिसको बार बार रिट्रीव किया जाता है जब भी हमें एक अच्छी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना है या कोई भी अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना हो, कुछ भी प्रोवाइड करना। ये दो चीजें थी, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। अभी इन दोनों रिक्वेस्ट तक यहाँ तक कोई डाउट कुछ? क्योंकि अब अपन उस मेन टॉपिक पे आएंगे जिसका हमें सर ने प्रोजेक्ट में यूज करने को बोला, दैट इज रेस्ट एपीआई। रेस्ट से तो सारे फैमिलियर हैं, सर ने उस डॉक्यूमेंटेशन में बोल रखा है कि रेस्ट एपीआई यूज करना है। तो अभी तक कोई डाउट है पूछ लो, 5 मिनट का ब्रेक रहता है, देन पढ़ेंगे एपीआई के टाइप्स। कोई डाउट है पूछ लो।